स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज तक पर हमारी ये विशेष कवरेज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का होगा सॉलिड पैनल, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 5 राज्यों में इसके 21 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस को मिलाकर ओमिक्रॉन के मामले अब 8 हो गए हैं। कर्नाटक में 2 और दिल्ली गुजरात में 1-1 संक्रमित मिले हैं। तो 5 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक और कुल 21 केसेस पूरे भारत में इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल सभी के मन में आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से क्या अब डरने की जरूरत है? कितना बड़ा खतरा ये नया वेरिएंट अपने साथ लेकर आया है? चलिए आपको हमारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से हम मुखातिब करवाते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोफिजियाट्रिक जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई, डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड मेंबर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट फॉर कोविड-19, डॉक्टर गौतम भंसाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अरविंद आपसे करना चाहूंगी। ये जो नया वेरिएंट आया है, हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी एक नया वेरिएंट देखा है। एक बात तो साफ है कि कोरोना वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करता रहेगा। अब इस नए वेरिएंट के बारे में हमें कितनी जानकारी है और कितना डरने की हमें इससे जरूरत है? मलिका जी, नए वेरिएंट जब भी आते हैं तो उसमें 4 मुद्दे होते हैं जो हमें मूलतः देखने होते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि यह वेरिएंट हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। नंबर 1 कि उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, यानी उसका इन्फेक्शन को फैलाने का रेट कितना है। नंबर 2 वो बीमारी कितनी तीव्र यानी कितनी सीवियर बीमारी कॉज करता है। नंबर 3 वो डेथ कितनी, उसकी मोर्टेलिटी फेटालिटी रेशियो क्या है। और नंबर 4 कि वो वैक्सीन से एस्केप करता है कि नहीं। अब हम जब इस ओमिक्रॉन को देखते हैं तो पहले सवाल का तो साफ साफ जवाब हमें मिल चुका है कि यह 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है, डेल्टा के मुकाबले कहीं तेजी से फैल रहा है। जो दूसरा सवाल है कि यह कितना सीवियर डिजीज कॉज करता है, तो अभी चूंकि कुछ हफ्ते ही हुए हैं इस केसेस को, तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कहती है कि यह अभी तक माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। अभी तक विश्व में ओमिक्रॉन की वजह से किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन मैं कह दूं कि अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। डेथ रेट कितना होगा, हमें कुछ हफ्तों और इंतजार करना पड़ेगा। वैक्सीन के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि दोनों डोज ले चुके लोगों में इन्फेक्शन ये वाला दोबारा होने का खतरा डेल्टा के मुकाबले इसमें 3-4 गुना ज्यादा है। लेकिन मलिका जी मैं बोल दूं कि ये भी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो यह चिंता का विषय है, हमें सजग और सतर्क होने का विषय है। लेकिन मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि आज तक लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि ये पैनिक का विषय नहीं है। हमें पैनिक नहीं करना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इसकी एप्रोप्रिएट तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है। मलिका जी। डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर रखे हैं। डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकियाट्रिस्ट जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर, एक बात तो साफ है दैट दिस इज इनएविटेबल। ये संक्रमण इस तरह से जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि म्यूटेशंस हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा कि डॉक्टर अरविंद ने भी पॉइंट आउट किया, कि अभी तक हम इसके सटीक व्यवहार को समझ नहीं सके हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। क्योंकि डेल्टा जब आया था तब हमने जिस तरह के लक्षण देखे थे वो काफी फेटल थे। इसके बारे में कितनी जानकारी हमें मिल पाई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास केस स्टडी भी बहुत कम है इस वक्त।
हाँ मल्लिका जी, देखिए हम इतना अभी तक काफी समझ पाए हैं एक्चुअली। ये पहले 11 नवंबर को बोत्सवाना में पहले 3 केसेस आए थे। इसका अर्थ क्या होता है कि शायद उसके 3-4 दिन पहले ये वेरिएंट आया था बोत्सवाना में। तो अभी करीब 1 महीना होने को आया है, 1000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई है। इससे हमको पता चलता है कि ये इतना कठोर नहीं है। लेकिन इन हजारों केसेस में से 150 केसेस, एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ था नॉर्वे में, वहां एक क्रिसमस पार्टी हुई थी और 150 केसेस वहीं से निकले। तो ये बहुत ट्रांसमिसिबल है। और एक चीज है वो जो नई अभी हमको पता चला है कि जब हम देखते थे वो जेनेटिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हो तो बहुत चर्चा होगी है इसके कितने 32 म्यूटेशन है, कितने म्यूटेशन उसमें से एस प्रोटीन पे है। लेकिन अभी ये पता चला है कि ये म्यूटेंट ने अपने कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है, कोरोना वायरस, उसमें से कुछ खींच लिया है। यानी कि, और ये अभी 2 दिन की खबर है कि इस म्यूटेंट में जो हमें सर्दी होती है वो वायरस का कुछ भाग आ चुका है, इसलिए ये इतना ट्रांसमिसिबल है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो भी डॉक्टर अरविंद कुमार बोल रहे हैं सहमत हूं। और एक चीज, और एक खुशखबरी है कि अभी हमको पता चला है कि शायद इसके लिए ट्रीटमेंट है। GlaxoSmithKline ने एक नई दवाई निकाली है, वो यूके में ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, यूएस में उसका अप्रूवल प्रोसेस चालू है, जिससे इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अभी तक कोई कठोरता नहीं है। और शायद ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर ये ऐसे फैलते जाएगा और कठोर नहीं रहेगा तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट को डिस्प्लेस भगा सकता है। अभी तक जितनी मौतें हो रही है, और यूरोप में जो अभी चौथी लहर आ गई है, और डेल्टा वेरिएंट की है, ओमिक्रॉन की नहीं है। और ओमिक्रॉन अगर फैलेगा तो हो सकता है कि वो डेल्टा प्लस को डिस्प्लेस करेगा। जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी, आपसे मेरा अगला सवाल है सर। जैसे कि 2 खुशखबरी हमें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, वो खुशखबरी पर हमें और इंतजार करना होगा कि किसी तरह से कोई पुख्ता जानकारी मिले। लेकिन इस वेरिएंट से इसलिए भी सर डर लग रहा है क्योंकि इससे ब्रेक थ्रू केसेस बहुत हुए हैं। ब्रेक थ्रू केसेस से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं वो भी इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। उसे आप कैसे देखते हैं सर? उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? डेफिनेटली इस वेरिएंट के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं उसके कारण देयर इज ए इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। ये तेजी से फैल सकता है, और जब तेजी से फैलता है तो इनिशियल वायरल लोड अधिक हो सकता है और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकता है और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। बट किस हद तक ये हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, चाहे हमने हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर की है थ्रू इन्फेक्शन के थ्रू की है या वैक्सीनेशन के थ्रू की है, उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बट वन थिंग इज श्योर कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिबिलिटी हमें इसके इफेक्ट से केयरफुल रहना है। अभी तक अच्छी बात यह है कि इसके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम ही पाए गए हैं। जहां पे इसका साइट ऑफ ओरिजिन है साउथ अफ्रीका, आप देखिए वहां पे सबसे अधिक हंड्रेड्स ऑफ केसेस आए थे। जब तक वहां 800 केसेस आ गए थे, ओनली 4.1% कोविड पेशेंट ने आईसीयू बेड्स एक्वायर किए थे। इसका तात्पर्य है कि दिस वेरिएंट इज वेरी फास्ट इन्फेक्टिव, जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर सकता है, बट इसको क्रिटिकल और फेटल डिजीज अभी तक इसने कॉज नहीं की है। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर हैज कंफर्म कि अगर जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है और वो अगर बूस्टर डोज दे लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस को कुछ डाइल्यूट किया जा सकता है और पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज तक होस्ट किया जा सकता है। But because of its structural changes and because of increased transmissibility and infectivity, हमारे लिए कोविड appropriate behavior को और strictly stringently follow करना एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है। अतः इसको रोकने के लिए I think appropriate COVID behavior with masking और social distancing and booster dose, जिसका कि अभी मंथन चल रहा है, और अगर वो अप्रूव हो जाती है जैसा कि 35 कंट्रीज में शुरू हो गई है, प्रोबेबली हम इसके स्प्रेड और साइड इफेक्ट को काफी बचा पाएंगे। हमारे यहाँ पे अभी 9 पेशेंट्स हमारे जयपुर में एडमिटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे 9 पेशेंट्स बहुत ही माइल्डली सिम्टोमेटिक है। दे आर टेकिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट और सारे पेशेंट एब्सोल्युटली माइल्ड है, मिनिमल सिग्निफिकेंट चेंजेस भी उनमें नहीं है एंड दे आर इन रिकवरिंग मोड। सेकंड अच्छी बात यह है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है वो भी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सो इन केस अगर पेशेंट
इन्फेक्ट भी होते हैं तो वी कैन थेरेप्यूटिकली मैनेज देम वेल। तो इन सब को देखते हुए मैं सोचता हूं कि we should be careful about it. It is not a variant of panic, but definitely it is a variant of concern. बिल्कुल डॉक्टर सुधीर, यू हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आपने जो हमें बताया कि जो पेशेंट्स अभी वहाँ पर हैं उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, खतरे की कोई बात नहीं है और ये राहत भरी खबर है। बट डॉक्टर गौतम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ऐसा लगता है कि इट्स टू सून टू जज इट्स सिविरिटी, क्योंकि अभी रिकवरी साइकिल भी एक तरह से पूरी नहीं हुई है। अमूमन हमने देखा है जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो कम से कम 2 हफ्ते का वक्त उस शख्स को लगता है रिकवर होने में, तो अभी उतना वक्त नहीं हुआ है। तो क्या बहुत जल्दबाजी होगी इसके सिविरिटी पर कोई ठोस बात कहना? जी मलिका, ये ओमिक्रॉन वायरस के बारे में इसका ट्रांसमिशन जो इसका इन्फेक्शन की जो रेट है उस सब के बारे में अभी तक जितने लिटरेचर है वो सब यही कह रहे हैं कि यस, ये बहुत ही तीव्र गति से फैलता है, लेकिन रिकवरी मोड कैसा होगा अभी इसको आए हुए 1 महीना ही हुआ लगभग। ये वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब तक जितना महीने भर में केसेस आए लेस देन 1000 के भी ज्यादा केसेस पूरे वर्ल्ड 38 कंट्रीज में ये केसेस हुए हैं, बट 1000 के ऊपर भी केसेस क्रॉस नहीं हुए। और जो अब तक डेटा आया वहां पे कोई सिविरिटी नहीं हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर किया गया है तो आइसोलेशन के लिए किया गया है। मुंबई में भी जैसे हमारे पास में 6 पेशेंट हमने अगर एडमिट किए, दे ऑल आर टोटली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, उनको एक विटामिन की टैबलेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो जहां तक सिविरिटी की बात है, यस, कुछ डेटाज और हमको चाहिए, कुछ समय और लगेगा हमको, लगभग 2 हफ्ते का समय हमको और चाहिए इस वेरिएंट को समझने के लिए कि ये और तीव्र गति से फैलता है या और सिविरिटी कर सकता है या पेशेंट को आईसीयू तक खींच सकता है या नहीं। बट अब तक जो जितने डेटा आ रहे हैं उससे लग रहा है कि हमें इसकी सिविरिटी नहीं लग रही है, आईसीयू में पेशेंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और हमारे पास ट्रीटमेंट ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की भी मेडिसिन आ गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो वो भी काम कर रहा है। सो अभी हमारे पास में वी आर टोटली गियर अप फॉर कितना भी वेरिएंट आए, कितना भी म्यूटेशन का वायरस आए, हमारे पास बेड अवेलेबल है, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, हमारे पास रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जो भी मेडिकेशन है सब अवेलेबल है, प्लस वैक्सीन भरपूर मात्रा में हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सो वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी शुड बी केयरफुल। हमको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर अरविंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक बहुत बड़ा कंसर्न सर वैक्सीनेशन को लेकर भी है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके देश के हर नागरिक तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए, हर कोई वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? जो वैक्सीन हमारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वो कारगर साबित हो रही है इससे लड़ने के लिए? मलिका जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, वैक्सीन हम 2 पर्पस के लिए देते हैं। एक कि वो इन्फेक्शन को होने से रोके, यानी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो ही ना, और दूसरा जो शायद कोविड के पर्सपेक्टिव में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अगर उस इन्फेक्शन को माइल्ड कर दे, आईसीयू एडमिशन की जरूरत ना पड़े और मोर्टेलिटी यानी डेथ को हटा दे। तो जो इनिशियल डेटा आ रहा है जिसमें ये कहा गया है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस ओमिक्रॉन में डेल्टा के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा हैं, वो ये शो कर रहा है कि जहां तक इन्फेक्टिविटी का सवाल है, शायद ये वायरस जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है उसको कुछ हद तक बाईपास कर रहा है। लेकिन जो हम सब ये बार बार कह रहे हैं कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो ये हो सकता है वैक्सीन का ही फायदा हो। कुल मिला के आपके शो के माध्यम से मैं एक बहुत ही क्लियर कट सशक्त मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन आज की तारीख में कोविड को, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट हो, उसको रोकने का हमारा सबसे इफेक्टिव, सबसे सशक्त तरीका है। और उसमें खाली जो एंटीबॉडी है वही नहीं काउंट करती हैं, उसमें एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिसमें मेमोरी आ जाती है। तो मुझे बहुत क्लियर कट ये बात है कि इससे फायदा अवश्य होगा, और इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो करोड़ों लोग जिन्होंने 1 डोज लगवाई है लेकिन अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई, वो कृपया तुरंत जाकर के दूसरी डोज लगवाएं। ये डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन आप अपना कर्तव्य करें
क्योंकि वैक्सीन से फायदा अवश्य होगा, अवश्य होगा। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है ये। मलिका जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनकर मुझे पूरे यकीन है जो लोगों के मन में डर है वो कम हो रहा होगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप कम खतरे में जरूर हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राजेश आपके पास आते हुए डॉक्टर अरविंद की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो वैक्सीन लगती है वो दो काम करती है। एक तो ये काम करती है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज वो जनरेट करती है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप वायरस से लड़ सकते हैं। और दूसरा टी सेल्स। क्या टी सेल्स के बारे में आप हमें कोई ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि टी सेल्स इस नए वेरिएंट पे क्या काम करेंगी? देखिए, जैसे आप बार बार बोल रही हैं, कुछ जो डेटा पूरा आ चुका नहीं है और शायद ये जल्द है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए। लेकिन वैक्सीन का और एक तीसरा रोल है और वो है कि शायद वैक्सीन ट्रांसमिसिबिलिटी, बीमारी को फैलाने से भी रोक सकता है। इसके ऊपर दो व्यूज है, लेकिन ज्यादा करके ऐसे लग रहा है कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी पर भी वैक्सीन का असर होता है। तो इससे क्या पता चलता है मालिका जी कि वैक्सीन लेना हमारा फर्ज है। अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो हम एक बायो टेररिस्ट के जैसे हो जाते हैं, जो अपने आप को खतरे में डालते हैं, अपने परिवार को खतरे में डालते हैं और हमारे देश को भी खतरे में डालते हैं। जैसे टेररिस्ट बंदूक लेके सब पर गोलियां डालता है, जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और घूमते हैं, अंतर नहीं रखते हैं, वो एक तरह के बायो टेररिस्ट होते हैं जो सबके वायरस फैलाते हैं। और आप पूछ रही थी वैक्सीन के बारे में, तो मैं ये बता सकता हूं आपको हम क्या जानते हैं फॉर श्योर। देखिए, हम डेल्टा वेरिएंट को देखेंगे तो डेटा साफ है। जो लोग एक डोज लेते हैं उनको करीब 40% तक इफेक्टिव एफिकेसी मिल जाती है एंटीबॉडीज की। जो दूसरा डोज लेते हैं उनका करीब 80% तक जाता है। जो बूस्टर लेते हैं वो 95-95% एफिकेसी है उसकी बूस्टर की। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क पहनते हैं, अंतर रखते हैं, उनमें 99% एफिकेसी है। तो सबसे इफेक्टिव क्या है? वैक्सीन नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन रखेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की और वैक्सीन की, तो हमको डरने लायक कोई बात नहीं है। तो डरने लायक कोई बात नहीं है। इसी नोट पर एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। चारों मेहमान आगे भी लगातार हमारे साथ बने होंगे और ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े जो तमाम अहम सवाल हैं वो इनसे हम आगे भी पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, चल लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार चलिए फिर से बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, क्योंकि भारत में लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। केसेस आर मल्टीप्लाइंग। भारत में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में अब तक कितने केसेस सामने आ चुके हैं। भारत में 2 दिन ही हुए हैं इस वेरिएंट की एंट्री हुए और देखते ही देखते 2 दिन के भीतर लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी इनसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। नए वायरस से नया युद्ध। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 5 राज्यों में इसके 21 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस को मिलाकर ओमिक्रॉन के मामले 8 हो गए हैं। कर्नाटक में 2 और दिल्ली, गुजरात में 1-1 संक्रमित मिले हैं। राज्य सरकारों की क्या है तैयारी, कैसे नए वेरिएंट से लड़ेंगे, सुने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को। कोरोना के सभी बीमारों का वही प्रोटोकॉल है। सिम्टम जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। ऑक्सीजन की थेरेपी है, स्टेरॉइड्स हैं, दवाइयाँ देनी है, वो सब कुछ सेम है। उसमें कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, उसको आइसोलेट करने की जरूरत होती है, आइसोलेट किया गया है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज देखो क्या होगा
के कुछ लोग आएंगे, हो सकता है कि जो पॉजिटिव आ गए उनको तो हमने ले लिया, आइसोलेट कर दिया। कोई ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव आया नहीं और इसके अंदर तो कह रहे हैं कि जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो अगर वो 7 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद होता है तो कोई निकल ना जाए। तो उसको फैलने से रोकने का सबसे जो कारगर तरीका नज़र आता है कि अफेक्टेड कंट्रीज से अगर फ्लाइट्स को बंद किया जाए तो दैट विल बी आई थिंक मच बेटर। कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में 12 स्वैब्स सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया है और करीबन 16 ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पूना के लैब में दिए गए हैं। उसके रिपोर्ट आने के बाद उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो भी एक प्रोटोकॉल होता है महामारी में। See, we will track them. We have tracked earlier, we have tracked hundreds and thousands of people. Our police is very equipped, experienced. They know how to trace. They have done a phenomenal job last year in both the waves. I am sure that they will track 10 people. Tracking them is not going to be an issue. We will definitely track them. But I would like to appeal to all those people to behave responsibly, because you don't have the freedom. You don't have. You should be ethical in your behavior. कितना डरने की जरूरत है कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से, इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकेट्रिस्ट जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई, डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड मेंबर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट फॉर कोविड-19, और साथ ही डॉक्टर गौतम भंसाली, जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च। आप चारों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जब लोगों ने सुना तो डर इसलिए भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने जब लोगों पर संक्रमण किया, और जिस तरह से सेकेंड वेव में शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें कोई कोरोना से अफेक्टेड ना हो या कोरोना से किसी की मौत ना हुई हो। ऐसे में लोगों में बहुत डर है कि क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भी उतना खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर अरविंद। या मलिका जी, डर जो है वो जायज है, क्योंकि सेकंड वेव में जितना भयानक सीन हम सब ने देखा है, जो विजुअल्स थे, मैं उनको दोबारा रिलिव नहीं करना चाहता। हम सब की आंखों में वो अभी भी ताजे हैं और आई एम श्योर पूरे जीवन वो ताजा रहेंगे। कोई भी व्यक्ति देश में वो वाला मंजर दोबारा आना नहीं देखना चाहता होगा, वेरी क्लियर। उसके लिए जो काम करने का समय है वो अभी है, ना कि हम अभी एक कॉम्प्लेसेंट होके सोते रहें, प्रॉब्लम को बढ़ने दें और जब वो बढ़ जाए तब हम उसको ओवर रिएक्ट करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अभी जो समय है वो ओवर रिएक्ट करने का है, और उसमें ओवर रिएक्शन डज नॉट मीन कि हम पैनिक करें। नहीं, पैनिक की कोई बात नहीं है, पैनिक की कोई जगह नहीं है। हम जो साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट्स हैं उन पे चलें। नंबर 1, हर व्यक्ति वैक्सीन पे जोर लगाए। मैं तो ये कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति जिसने 2 वैक्सीन डोज ले रखी हैं उसको आज से एक सर्च कैंपेन शुरू करना चाहिए कि रात होने से पहले वो 5 ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने शायद दूसरी डोज नहीं लगवाई है, और उनको प्रोत्साहित करेगा कि कल सुबह जाके तुम ये डोज लगवाओ। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी, और जैसा कि डॉक्टर पारिक ने कहा, ये बायो टेररिस्ट की संख्या को देश में कम कर देगा। नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हम सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने 2 महीने से छोड़ दिया था, उसको दोबारा एक धर्म मानते हुए बहुत सीरियसली उसको टेकअप करें। मैं आपको बताऊं, मेरे खुद अगले 4-5 दिन में कुछ प्रोग्राम्स थे जहां मुझे जाना था, मैंने वो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं कि जब तक जरूरी ना हो कहीं मीटिंग में, पार्टीज में या जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो, दोबारा से वो बंद करने का टाइम आ गया है। मैं लॉकडाउन नहीं कह रहा हूं, मैं लोग अगर सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन आज से ही लगा ले
तो ये इसको फैलने से हम रोक पाएंगे। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें, भीड़ ना इकट्ठी करें, बंद जगहों पर जो मीटिंग्स होती हैं वो सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। अगर हम ये सब प्रिकॉशन एक ओवर रिएक्शन के रूप में आज ले लें तो मलिका जी शायद हम आने वाले कल में वो मंजर हरगिज नहीं देखेंगे जो सेकेंड वेव ने हमको दिखाया था। मलिका जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे एक मजबूरी की तरह नहीं बल्कि जरूरत की तरह फॉलो करें। डॉक्टर गौतम भंसाली, आप एक डॉक्टर हैं, आपने बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह के लक्षण पेशेंट्स में नजर आए। अगर मैं सेकेंड वेव के दौर में वापस जाऊं तो उस वक्त हमने देखा कि सबसे ज्यादा ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अचानक से ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और साथ ही रेमडेसिविर की। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम क्या इस तरह की कोई जानकारी जानते हैं कि क्या ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है? जी मलिका जी, अभी तक जितनी जानकारी और जितने अभी तक इसके बारे में डेटा आ रहे हैं, पहली बात तो ये वायरल डिजीज है जो लगभग सारी अधिकतर वायरल डिजीज लंग्स के ऊपर सबसे, लंग्स इनका एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जिनके ऊपर इन्फेक्शन करता है, वायरल निमोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट ने भी किया था सेकेंड वेव के टाइम में, ओमिक्रॉन का भी, इस वायरस का भी यही है कि वो लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इसके सिम्टम अभी भी बहुत माइल्ड है। लंग्स के ऊपर अभी तक इतना इफेक्ट वाला कोई पेशेंट आया नहीं जिनका सीटी स्कैन करवाने की भी जरूरत पड़ रही हो। अभी तक जो सिम्टम आ रहे हैं बहुत ही माइल्ड है, अगर हल्का सा या तो बुखार है या गले में खराश रह रही है, नॉट इवन दैट लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल, ये सब सिम्टम भी नहीं है। जो गैस्ट्रिक सिम्टम होते हैं वो भी नहीं है, जो हेडेक वगैरह होता था, सीवियर बॉडी पेन होता था, जो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स वगैरह आ रहा था, वो सारे सिम्टम भी इस ओमिक्रॉन के अंदर अभी तक नहीं मिल रहे। गले में खराश और हल्का सा बुखार जिसे कह सकते हैं, उस टाइप के सिम्टम ही अभी तक इसके अंदर मिल रहे हैं। बट अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा हमको और इंतजार करना पड़ेगा, लब तक 2 हफ्ता और। लेकिन हमको इस सब चीजों से डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे पहले वायरस के अंदर महाराष्ट्र में हमने चेज द वायरस पॉलिसी की थी, वही पॉलिसी अभी हमें वापस लाने की जरूरत है कि नंबर गेम में हमको उलझना नहीं है। अगर केस 21 आए हैं या 2100 आ रहे हैं या 21,000 आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मोर्टिलिटी हमारी कम होनी चाहिए, नंबर गेम में नहीं उलझना है। चेज द वायरस, हमें इस वायरस को चेज करना है और वो करके ही हम लोग इससे बाहर निकल पाए। जी डॉक्टर सुधीर भंडारी, क्योंकि आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उन पेशेंट्स को जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, उनके लक्षणों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन जब पहले हमने जिस तरह से देखा एक पैटर्न था कि शुरुआती दिनों में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल देखने को मिलता था, फीवर आ जाता था, कोल्ड एंड कफ होता था, लेकिन जो कंडीशन सिवियर होती थी वो सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स होती थी। तो क्या आपको लगता है कि शुरुआती दिनों में अभी माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए शायद मुश्किल भी हो सकता है? आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। बेसिकली वी हैव लर्न लॉट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड वेव। पहली वेव थी वो काफी प्रोग्रेसिव वेव थी और सेकंड वेव काफी एग्रेसिव वेव थी। अगर मैं आपको वायरल इन्फेक्शन का थोड़ा सा प्रोटोकॉल बताऊं, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन स्पेशली कोविड होता है, वेदर इट इज अ डेल्टा, अल्फा और गामा, ये पहले वीक के अंदर वायरस इन्फेक्शन, वायरल लोड अधिक होता है और सेकेंड वीक के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, बॉडी में कई केमिकल्स बढ़ जाते हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग जब किसी पेशेंट का कोविड पॉजिटिव आता है, भले ही माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम हो, उसको हमको 2 वीक तक मॉनिटर करना चाहिए और वो अभी हम जो ओमिक्रॉन के नए पेशेंट आए उनको भी कर रहे हैं। जब ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट वीक में सिम्टम्स बहुत माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होता है, उन लोगों में सेकेंड वीक के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। जब फर्स्ट वीक के अंदर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक फर्स्ट वीक में हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि पेशेंट को हम 6 मिनट तक वॉक करवाते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन 4 to 5% से फॉल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। तो जो पेशेंट फर्स्ट वीक के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो सेकेंड वीक में लेस लाइकली कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं, बट फिर भी हमको फुल 2 वीक्स तक इन ओमाइक्रॉन पेशेंट्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो एक डी डायमर टेस्ट होता है जो कि ब्लड क्लॉट को इंडिकेट करता है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जिसको IL-6 के द्वारा पता करते हैं, एक ARDS होता है जिसमें लंग्स में निमोनिया का पता लगता है और CT स्कैन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। सो देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ऑब्जर्विंग पेशेंट
इन फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्या पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट शुरू हो रहा है। नॉर्मली 80% पेशेंट माइल्डली और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बट कुछ पेशेंट में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। अतः ओमाइक्रॉन में भी हमें सेकेंड वेव की तरह 2 वीक तक ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। चूंकि फर्स्ट वीक में ओमाइक्रॉन का प्रोटोकॉल बहुत स्टैंडर्ड है, मैं सोचता हूं अगले सेकेंड वीक में हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसका आउटकम क्या है, बट अभी तक ये माइल्ड ही लग रहा है। अभी तक माइल्ड ही लग रहा है, जो कि राहत की बात है। डॉक्टर राजेश पारिक, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पीड पर WHO ने भी चिंता जताई है और हमने देखा है कि हर वेरिएंट एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग है। एज ग्रुप्स को लेकर भी सर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है या सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है या यंगस्टर्स के लिए भी उतना ही खतरनाक है? वो तो अभी दिखाई दे रहा है यंग एडल्ट्स के लिए, 30-40 उम्र के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मलिका जी, एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है जो आपके पूरे प्रोग्राम में आ रहा है अलग अलग रूप में, और ये हमको कितना डरना चाहिए जी। तो डर एक अच्छी बात है, ये बुरी बात है। ये सैकड़ों सालों से फिलोसोफर्स सोच रहे हैं, और 115 साल पहले 2 व्यक्ति थे, यक्स और डॉटसन, उन्होंने इन पर रिसर्च किया था, और रिसर्च करके 1908 में उन्होंने उनका पेपर पब्लिश किया, और उसका नाम अभी है यक्स डॉटसन लॉ। उसमें वो क्या दिखाते हैं कि अगर बिल्कुल डर नहीं होगा तो लोग बेफिक्र रहते हैं, अगर बहुत डर होगा तो लोग पैरालाइज हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या दिखाया था, एक ऑप्टिमल डर होता है जो सही डर होता है, और एक पैथोलॉजिकल डर होता है जिससे कुछ एक्शन नहीं होता है। तो अगर डर नहीं रहेगा तो लोग बेफिक्र रहते हैं, अगर बहुत डर होगा तो चलो लॉकडाउन में जाएं, एयरपोर्ट बंद कर देंगे, सब कुछ, टोटल पैरालिसिस होता है। उसके बीच में एक तरह का डर है, और इसके ऊपर रिसर्च हुआ है जो ऑप्टिमल एंजाइटी या एकदम सही डर रहता है। वो सही डर क्या है? हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जो अप्रोप्रिएट एक्शन वो लेते हैं, जितना हम जानते हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और हम काफी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमको ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन है हमारे पास, और ऑलमोस्ट 95% है वैक्सीन से। तो ऑप्टिमल डर ये होता है। और एक फाइनल चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो जरा सिंबॉलिक है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे पास, मैं भार्गव हूँ, और जो मेरी लाइट है वो ऑन होती है, और थोड़ी देर के बाद आपने देखा होता ऑफ होती है, और वापस मैं कुछ करता हूँ ऑन होती है। हमारी नॉलेज भी वैसी है, नॉलेज ऑन होती है, हम सब कुछ जानते हैं, नया वेरिएंट आता है, और ये 15वां वेरिएंट है। बाय द वे, सब लोग 4 वेरिएंट की बात करते हैं, 14 वेरिएंट आ चुके हैं। तो नॉलेज आता है, फिर नॉलेज बंद हो जाता है, अभी वापस नॉलेज आ रहा है, हमको सावधान रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, सवाल बहुत से हैं, और जैसा कि डॉक्टर आपने कहा कि डर लग रहा है लेकिन पैनिक नहीं करना है, ये वक्त ऐसा है सावधान रहने का, लेकिन लापरवाही करने से बचे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है, 21 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। इसकी रफ्तार को रोकना है, इसलिए मास्क पर जोर दें, और अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो जरूर अपना वैक्सीनेशन पूरा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 5 राज्यों में इसके 21 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले हैं। ओमिक्रॉन से सावधान रहें और कैसे करें पहचान, ओमिक्रॉन और डेल्टा में क्या फर्क है वो आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। अगर स्वाद और गंध की बात की जाए तो डेल्टा वेरिएंट में स्वाद और गंध गायब हो जाता था, लेकिन ओमिक्रॉन में अब तक वो सामान्य बताया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य, जबकि डेल्टा में कम होने की आशंका बनी रहती थी। खांसी, डेल्टा में लगातार खांसी होती थी, लेकिन ओमिक्रॉन में आपको गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।